नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। अमेरिका के मार्को रूबियो भारत आए हुए हैं और आपको पता है कि कल, इनफैक्ट परसों, जिस प्रकार से मार्को रूबियो से यह प्रश्न पूछ लिया गया और मार्को रूबियो को कहना पड़ा कि नहीं, अमेरिका में भी मूर्ख लोग होते हैं, और जिस प्रकार से नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर के पूछा गया। आप देखिए, ये वो बताना था अमेरिका को कि देखो, इस बार जो तुम टेबल टॉक हमारे साथ करने आए हो ना, ये तुम्हारी शर्तों पर नहीं होना है। और आपने देखा कि इस बयान के 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्रशंसा की है। डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से लगता है कि अमेरिका के अंदर कोई बौद्धि ट्री है, उसके नीचे बैठे और आत्मज्ञान हुआ, और भारत की डेड इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और बढ़िया इकोनॉमी नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप को वो इकोनॉमी सबसे बढ़िया नजर नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत लीडर और उनका सबसे क्लोज फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी लगने लगा। वो नरेंद्र मोदी जी जिनकी सरकार वो 3 दिन के अंदर गिराने का दावा कर रहे थे। समय, ये जो काल चक्र है ना, एक बंगाल चुनाव ने, कौन कहता है कि विदेशों में जो होता है उसका प्रभाव भारत में पड़ता है? पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विदेश नीति का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल गेम्स के प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी वैश्विक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। बंगाल ने सिर्फ भारत नहीं जीता है, भारत के कद को बंगाल का हिंदू वहां लेके गया है जहां से पूरा इकोसिस्टम हिल गया। आपको क्या लगता है कि वामपंथी चुनाव हारने से डरते हैं? ये जो वामपंथी है, ये जो कांग्रेसी है, ये जो आरफा खानम शेरवानी है, रवीश कुमार, इनको भी पता है ये चुनाव पिछले 12 साल से हार। ये नैरेटिव की लड़ाई हारने से डरते हैं। और नैरेटिव की लड़ाई क्या है? नैरेटिव की लड़ाई ये है कि हिंदुओं के वोट के कारण जय श्री राम की जीत हुई, बीजेपी की जीत हुई, बीजेपी उसका बेनिफिशियरी बना, नरेंद्र मोदी जी उसके बेनिफिशियरी बने। वरना आज तक आप देखेंगे तो इस जीत में हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तड़का वामपंथी लगाते थे। इतनी बड़ी जीत का मतलब यह है कुछ मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट किया है। फाल्ता का रिजल्ट सामने है, इस रिजल्ट को उठाइए, आपको पता चल जाएगा एक मुसलमान ने वोट नहीं किया। अब वैश्विक परिदृश्य में इसको देखते हैं। जो बांटने वाली शक्तियां थी, जो बांटती थी, विभाजित करती थी, उन्हें पता चल गया कि हिंदू यूनाइट हो चुका है। अब वहां पर परिश्रम करना, तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मार्को रूबियो तो आए थे, ममता बनर्जी से मिले भी, किंतु मिलना था एज अ चीफ मिनिस्टर, मिले एज अ अपोजिशन लीडर। और अब तो अपोजिशन लीडर भी टेक्निकली वो नहीं रही, क्योंकि वो अपना चुनाव तो जीती नहीं है। तृणमूल कांग्रेस वो डूबता हुआ जहाज है जहां पर मिलने का मार्को रूबियो को कोई फायदा हुआ नहीं। आज अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक किया। कभी शांति होती है, फिर अटैक होता है, फिर ट्रंप बोलता है कि बातचीत हो गई, निगोशिएशन हो गया, और फिर उसके 2 दिन बाद अटैक होता है। ईरान भी समझ चुका है कि बातचीत होगी, किस शर्त पर होगी। ग्लोबल दुनिया बदल रही है। जापान जो है फिलीपींस के साथ डील कर रहा है, चाइना ईरान के साथ डील कर रहा है, और इंडिया यूएई के साथ डील कर रहा है। कमाल की बात है, मेरी नजर पड़ी एक बड़ी गजब की चीज पर, कि भारत के पास पहले 60 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व था, अब 74 दिन का लगभग पेट्रोलियम रिजर्व है, 78 डेज का, 74 से 78 दिनों का। यानी भारत ने अपना पेट्रोलियम रिजर्व 14-15 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा ही लिया है। रवीश कुमार चिंतित होकर कह रहे हैं, बताइए, कांग्रेस के समय पेट्रोलियम प्राइस बढ़ता था तो यही जनता हल्ला करती थी। अब भारत की जनता कह रही है कि वैश्विक स्थिति ऐसी है, इसलिए वो समझ रहे हैं। क्या भारत की जनता इतनी समझदार हो गई? दोनों में अंतर है। रवीश कुमार, यू आर कंपेयरिंग एन एप्पल एंड ऑरेंज, यू शुडंट डू दैट, एंड द रीजन इज वाई। कांग्रेस के समय इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं थी।
कांग्रेस के समय यहां से आई हिलेरी क्लिंटन, पी चिदम्बरम के सामने ऐसे करके बैठी चेयर पर और ऑर्डर दिया कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, और भारत सरकार ने कहा हां हम ईरान से तेल नहीं लेंगे। कल मार्को रूबियो आए, हमारे एस जयशंकर साहब सामने थे, उन्होंने कहा जिससे मर्जी होगा उससे पेट्रोलियम लेंगे। सेक्युलरों को अधिक समझ में आए इसके लिए हम बीबीसी का ही आर्टिकल लगा देते ताकि आप लोग को समझ में आए इस बयान की ग्रेविटी। रूबियो के सामने ही बोले हमारे लिए इंडिया फर्स्ट, कई स्रोतों से सस्ती ऊर्जा आपूर्ति करेंगे सुनिश्चित। लगा लो ब्रेक। इसका मतलब तो यह है कि भारत ने रशिया के साथ साथ इशारों में यह भी कह दिया कि आवश्यकता पड़ेगी तो ईरान से डील कर लेंगे, आवश्यकता पड़ी तो ईरान से डील कर लेंगे, हमारा क्या कर लोगे तुम। इजरायल वाले मुद्दे पर जब गए थे प्रधानमंत्री तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। इजरायल के लिए बोला कि अरे यार दोस्त कोई दिक्कत नहीं, तूने भी तो हमने कारगिल, हमारे बुरे टाइम में कारगिल के टाइम में लेजर गाइडेड मिसाइल दी थी, वरना पाकिस्तानी बहुत एज पर थे, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, और दोस्ती है, तुमने बिल्कुल बराक सही टाइम पर हमें अवेलेबल कराया था जब जरूरत थी, हमने बोला कि थोड़ा सा डिफेंस डील में एक साथ करते हैं, तो तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं हम भारत में बनाएंगे, और हम एक साथ S-400 जैसे कई चीज विकल्प खड़ा करेंगे, हम आयरन डोम की जगह और डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाएंगे। तो ठीक है यार, तुम कर रहे हो इन्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इधर यूएई कह रहा है यार आपका बाजार इतना बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, मैं आपके पास इन्वेस्ट करने आया हूं। मोदी जी ने कहा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। बोला यूएई ने तो आपके कहने पे निकल जाऊं या पेट्रोलियम वाले ग्रुप से, कोई फायदा नहीं है। जब आप इतना ले ही रहे हो हमसे और आप सुरक्षा के मामलों में भी गारंटी दे रहे हो कि यूएई को हम हर तरह से मदद करेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है मोदी जी। मोदी जी ने कहा निकल लो, हम हैं देख लेंगे। यूएई यहां इन्वेस्ट भी कर रहा है। इधर आप देखिए अमेरिका ने एक भी मित्र नहीं बनाया। यही होता है जब आप अंधे हो रहे होते हैं ना अपने सत्ता के मद में, अपनी शक्ति के मद में, तो आपको पता नहीं चलता कि ग्रुप अलायंस कैसे टूट रहे हैं। अमेरिका के इस बदमाशी के कारण आज यूरोप में संकट की स्थिति है। यूरोप के देश न केवल भारी आर्थिक दबाव में हैं, बल्कि उनको एक बेटर मार्केट की तलाश है, और वो मार्केट जिसके पास बाइंग कैपेबिलिटी इस संभावित रिसेशन के दौर में जिसके पास है वो भारत है। और भारत को पता है कि दुनिया भर के लोग यहां इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे यहां रिसेशन नहीं कटना, हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा अंदर का इकोनॉमिक मॉडल बहुत मजबूत है। हमारी आंतरिक संरचना जो अब क्या है ना कि हमारे यहां लोग वॉलमार्ट से सब्जी नहीं लेते, गए गली में वहां ले लिया। और इसी कारण जब आप देखते हैं ना कि जब मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आप ब्लिंकिट वगैरह और जेप्टो वेप्टो में इतना गुस्सा क्यों होते हैं, मैंने बोला यार तुम 500 मीटर 200 मीटर पैदल नहीं चलते दिन में, उसके लिए तुमको ब्लिंकिट की आवश्यकता पड़ जाती है, शर्म नहीं आती तुमको। अभी तुम्हारे हिंदू योद्धा जब निकलेंगे चंदा मांगने तो ब्लिंकिट वाले से तो मांगेंगे नहीं, बिग बाजार से तो मांगेंगे नहीं। तो अपने घरेलू इस संरचना को थोड़ा फोकस में रखिए। ऑनलाइन सामान मैं ये नहीं कहता कि मत मंगाइए, थोड़ा बहुत मंगाइए, आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है ले लीजिए, किंतु प्रयास कीजिए कि भारत की इस घरेलू इकोनॉमिक संरचना पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। समझ रहे हैं आप। अब इसके दूसरे पर्सपेक्टिव को देखें। अमेरिका में इतना कर्जा है और इतना उनको उनके बॉन्ड्स पूरे होने वाले डॉलर के, उनको चुकाना है। डॉलर को मजबूत करने के लिए ही सारा खेल हो रहा है, क्योंकि अभी भी तेल का ट्रांजैक्शन, वैश्विक ट्रांजैक्शन हो तो रहा है डॉलर में। भारत ने इनको घेरा तब
जब स्विफ्ट का तोड़ निकाला, अपना यूपीआई निकाला, अलग अलग देशों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोड्स निकाल रहे हैं, रशिया से बात हो रही है, नीदरलैंड में एक दो बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, ताइवान के साथ भी हुआ है चिप को लेकर के, और कमाल की बात है नीदरलैंड की कंपनी के साथ भी हो गया। तो मोदी यहाँ खेल रहे हैं। नॉर्वे में गए नेचुरल गैस के लिए, तो नेचुरल गैस के लिए नॉर्वे भी बोल रहा था कि भाई हमको एक बार परमानेंट लिस्ट में ला दीजिए ताकि हमारा कंटिन्यू इनकम साबित हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तो पूरा करो पहले जितना डिमांड है, परमानेंट का तो तब देखेंगे जब उस रेट को तुम मैच कर पा रही है। अभी हालात तो ये हैं, तो मित्रता तो दोनों तरफ से होगी, लेकिन मित्रता करने दे हेला लैंग जैसे लोग, तब तो वो जिस गुमान में जी रहे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्वे के लिए ही हालात मुफीद नहीं रह जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन होना और बात, और उन संसाधनों के कारण आप सरवाइव कर रहे हो वो और बात, किंतु कितने दिन तक कर पाओगे ये और बात। वामपंथी इस बात को नहीं समझते, उनका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो आज अमेरिका और भारत सेम टेबल पर तो हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, परंतु परिस्थितियां वो नहीं रही। जिस मोदी को 3 दिन में सरकार गिराने की धमकी दी जा रही थी, अब अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि साला 2029, 30, 31, 32 में भी इसी मोदी से बात करना है, तो अब डील जो है अलग ढंग से करना पड़ेगा। इसी कारण से मार्को रूबियो कह रहे हैं हाँ नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में वो स्टूपिड के जगह हिंदी में अगर आप समझे ना, तो उन्होंने यही बोला हाँ यार कुछ सल्फेट टाइप के लोग जो हैं वो अमेरिका में भी हैं, किंतु ये है कौन? ये नस्लभेदी टिप्पणी कर कौन रहा था? आपको भी पता है। रूबियो साहब, रूबियो साहब आए, ताजमहल घूमना था, जयपुर घूमना था, घूमने दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आप घूमिए, किंतु जो उसके साथ ट्रीटमेंट होना था वैसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। कल मैं पाकिस्तान के चैनल को देख रहा था, जियो न्यूज, वहां पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैरान है, बोला हम तो भारत को, अगर हमारे देश में मार्को रूबियो आ जाता तो हम तो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, मुनीर साहब खड़े हो जाते, खुद मुनीर साहब खड़े हो जाते, हमारे जो खेत मार्शल है, ओ सॉरी फील्ड मार्शल, हिंदी में खेत ही होता है ना, उनके लिए खेत ही होता है, वो वैसा ही है। तो हमारे तो ऐसा है, लेकिन भारत में देखिए किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिल रही है। तो वहां एक समझदार व्यक्ति बैठा था, उसने बोला कि पाकिस्तान में कुछ लोग भारत को आज भी 2014 वाला हिंदुस्तान समझते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा। हिंदुस्तान अब बड़ा हो चुका है। हिंदुस्तान की परिस्थिति नरेंद्र मोदी ने बदल दी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई नरेंद्र मोदी जैसा विजन का लीडर नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार लीडर नहीं है, जो अपने मुल्क के लिए सोचे। पाकिस्तान के लिए वो बुरा सोच रहा है, उसमें पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कभी किसी समय हम भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे। अब हिंदुस्तान के साथ रीनिगोशिएट करके हमको हालात संभालने की जरूरत है, क्योंकि अब हमको हिंदुस्तान की जरूरत है। मैंने कहा क्यों भाई? लगता है ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ है उससे कुछ लोगों की बुद्धि वहां भी खुली, वहां भी बौद्धि ट्री के नीचे कुछ मुसलमान लग रहा है बैठे हैं, उनके भी ज्ञान के चक्षु खुले हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नहीं ठीक है, ये ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, किंतु अमेरिका आने वाले 6-7 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कम से कम ईरान के तरफ कोई भी ध्यान देने वाला है, और वो इस तरह से पूरी दुनिया के आगे बेइज्जत होकर के ईरान के द्वारा पिट पिटा के हार के नहीं जाना चाहता। उसका कारण यह है कि जैसे ही वो निगोशिएशन की बात कह रहा है तो इजरायल बोल रहा है देखो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के कारण ब्लैकमेल कर रहा है। क्या अमेरिका, हम और पूरी दुनिया के आगे अब हम ये साबित हो जाएंगे निकम्मे कि हमको कोई भी ऐरा गहरा पेट्रोलियम का डर दिखा करके ब्लैकमेल कर लेगा? इजरायल के पास पैसे हैं, इजरायल बुरी स्थिति में नहीं है, वो ये बात कर सकता है।
अमेरिका कितने दिनों तक कर सकता है? तो मार्को रूबियो को बुलाया, भेजा, बोला यार एक काम करो, ये मीटिंग वैसे तो भारत के साथ पिछले साल हो जानी थी तुम्हारी, इस साल तो मुझे खुद ट्रंप को आना था, लेकिन हमने रायता फैलाया, हमने सनीचर फैला के रखा है, जाओ कुछ करो। कुछ करके नहीं आना, गाली सुन के आना, मगर एक काम करके आना। ये जो हमने वेनेजुएला को कब्जा किया है, तो बोलो यार जल्दी से जल्दी यार जा करके सारी पेट्रोलियम वहां से निकालने का फॉर्मूला, सिर्फ क्योंकि बहुत गाढ़ा पेट्रोलियम है वहां का, वहां सिर्फ इंडिया वाले ही निकाल सकते हैं। उनको बोलो यार कि कुछ करें, अब हालात सुधारा जाए। फिर कुछ लोगों को याद आएगा, अरे रिलायंस, अरे रिलायंस नहीं जाएगा, जाएगा भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लेकिन वो डायरेक्ट अब नहीं करेंगे, वो रिलायंस के थ्रू करेंगे, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट ने भी सोच लिया अपने हाथ अब गंदे ज्यादा नहीं करने, सीधे सीधे पैसे बनाओ, मेक श्योर करो, ठीक करो, प्रॉफिट में रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो कांग्रेस के लिए यहां से बुरी खबर है कि आने वाले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ईरान का ये जितना दिन चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। भारत के ऊपर ना तो ऑयल रिजर्व और ना ही प्राकृतिक गैस, इसकी समस्या होने, और ये तब है 78 दिन का, तो अभी जब यूएई का जो डील हुआ है वो साइड हटा दे, अभी तो वो होने में 6-7 महीने का और टाइम लग जाता है, तो भारत को प्रॉब्लम नहीं है। और देशवासी भी समझ रहे हैं, वामपंथी जो मैंने कहा उनको चुनाव हारने से डर नहीं लगता, उनको जितना नैरेटिव का लड़ाई हारने से डर लगता है। नरेंद्र मोदी ने जो तोड़ निकाल लिया और वो अपना धंधा करके वापस आ गया, बोला धंधा सरस छे, चोखो छे। हाँ, अब गुजराती खिचड़ी खाने का टाइम आ गया है, ठंडी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, एक पापड़ लेके आ जाना। तो ये चल रहा है। हाँ, पाकिस्तान में हालात गंभीर है, तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम तो गांधी के देश है। इस वक्त पाकिस्तान में जो आने वाली संभावित रूप से लड़ाई मुझे दिख रही है, वो सिंध और पंजाब के बीच में गंभीर परिस्थितियों का जन्म होगा, वहां पर पानी नहीं मिलेगा। अब बलूचिस्तान ऑलमोस्ट अब उस पोजीशन पे है जहां पर वो अपने आप को रिक्लेम कर सके कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं। और मुझे लगता है अब यहां से भारत की आई नजरें जो है, देखिए अब ये सिचुएशन है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान ऐसे टूट जाएगा, या वो इसका जिम्मेदार भारत को मान के अटैक करे? तो भारत पर अगर अटैक करेगा तो क्या भारत चाइना से भी लड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि चाइना इस समय कुछ ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी 2.5 होगा, क्योंकि बांग्लादेश से वो थोड़ा सा रिजिलियंस आने का प्रयास वो लोग करेंगे, और 2.5 में इंडिया वाले तो हैं ही। तो आपको इसके लिए जरूर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये हो सकता है 1 साल के अंदर हो जाए, 1.5 साल के अंदर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्थिति में है, वो होता है ना कि आप किसी गर्म चीज को अचानक से फ्रीज करो, एकदम अचानक से, तो भंगुर होता है टूटने की। तो पाकिस्तान के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी 2014 के, और वो 2014 की गर्मी मोदी जी ने ठंडा कर दिया 10 साल में। 70 साल की गर्मी थी, 10 साल में ठंडा किया। तो अब ठंडा होने के बाद बिल्कुल ब्रेक मोमेंट पर है, और अमेरिका इस कंडीशन में नहीं है, या दुनिया का कोई भी देश इस कंडीशन में नहीं है कि भारत के ऊपर यह दबाव डाल सके कि आपने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके रखा उसे थोड़ा दया करके रिलीज करो। वो उस कंडीशन में ही नहीं है कि मोदी से इस वक्त इस समय ऐसी सिचुएशन में बात कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी से जो कुछ भी ईरान और अमेरिका और इजराइल में चल रहा है, कड़ा ऑब्जेक्शन ना सही, साइलेंस भले सपोर्ट ना हो, लेकिन मोदी की साइलेंस आवश्यक है। अगर मोदी इस वक्त ईरान के फेवर में बोल बैठा, तब तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, तब तो दुनिया में हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो मोदी से हाथ जोड़ के उनका इतना ही विनती है कि ठीक है भाई,
तुमको पेट्रोलियम रसिया से लेना है ले लो, जरूरत पड़े तो जिससे लेना है ले लो, लेकिन इस वक्त के हालात में चुप लगा देना है। इसीलिए ट्रंप ने अचानक उनको बोला कि भाई मेरे तो सबसे अच्छे मित्र हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, ग्लोबल लीडर है, और भारत दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत में तो वाह 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 वाह। राहुल गांधी इसी ट्रंप के बयान के भरोसे बोल बैठे, डोंट यू नो दिस, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिनके भरोसे ये सारा खेल चल रहा था उनकी पोजीशन बहुत खराब है। आप अपनी पोजीशन भारत की जनता के आगे ठीक करने का प्रयास करें। इस देश में न कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, न कांग्रेस चल रही है, न सोरस जनता पार्टी चल रही है। चल सिर्फ हिंदू रहा है, इस बात को समझे। और हिंदू अच्छा अपना भला बुरा समझने लगा। इसीलिए रवीश कुमार तकलीफ में कि पटना और बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। ये समझदारी कांग्रेस के समय कहां चली गई थी? क्योंकि कांग्रेस जो बढ़ा रही थी, ऑयल बॉन्ड जारी करने के बाद भी, पैसे लेने के बाद भी, वो कुछ और कारण था। वहां भारत किसी सिचुएशन में नहीं फंसा था। तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिराम, जय श्री राम, हर हर महादेव।